कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके ले गया, बाद में इसके मम्मी पापा को पता चला कि साहब इसने अपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड, क्योंकि वॉइड है तो वॉइड डिक्लेयर करवा दिया, तो क्या इस आदमी को 40,000 रुपए का इसको भुगतान वापस करना पड़ेगा? हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। क्या ये स्कूटर का वापस देने के लिए इसको दायी है या नहीं? दायी है। तो इसके हिसाब से तो ये हो गया कि हम इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको एनफोर्समेंट पे ला रहे हैं। मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको हकीकत में मानकर हमने एनफोर्स करवा लिया था, अब इसको वापस से रीस्टोर करवा रहे हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो वैलिड हो गया। तो इस तरह से हम इसका जवाब क्या लाएंगे कि यदि माइनर ने प्राप्त धन संपत्ति या फिर प्राप्त मुनाफे को उसके पास से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है, स्पष्ट रूप से, जैसे कि स्कूटर है, पता किया जा सकता है ये वो स्कूटर है, तो इसको वापस रीस्टोर करवाया जाएगा। वो रीस्टोर इसलिए नहीं करवाया जाएगा कि साहब आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्समेंट पे ला लो, वो रीस्टोर इसलिए करवाया जाएगा क्योंकि माइनर से किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड जरूर है मगर इलीगल नहीं है। इलीगल की स्पेलिंग ILLEGAL, अवैध नहीं है, केवल शून्य है। समझ रहे? इसीलिए वो वाला जो उसने फायदा प्राप्त किया उसको वापस रिस्टोर करवा देंगे। मगर माइनर यदि इससे कुछ पैसे प्राप्त करता, और पैसा का मतलब हो गया मनी, और मनी को अपने पास में रख लेता या फिर कहीं खर्च कर देता, तो क्या माइनर वापस से उसको देने के लिए लायबल होता? अब नहीं होगा, क्योंकि उस पैसों की धनराशि की पहचान नहीं की जा सकती। तो माइनर से किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इसलिए उसको वापस से रीस्टोर करवाया जा रहा है, और क्योंकि वो इलीगल नहीं है इसलिए अपन रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और उसी तरह से कि वेजर कॉन्ट्रैक्ट जो था, वाजी का करार कॉन्ट्रैक्ट था कि साहब इंडिया यदि जीतती है या पाकिस्तान यदि जीतती है तो सौदा किसका? केवल हार और जीत का। दूसरी बात, विषय वस्तु में पक्षकारों को कोई लेना देना नहीं है। नंबर तीसरी बात, हार और जीत के दोनों के चांस क्या है? बराबर है, इसके ज्यादा इसके कम नहीं है। चौथी बात, नियंत्रण से परे है। ये इसको 50,000 रुपए देगा यदि ये जीत जाता है, इसको 50,000 रुपए देगा। ठीक है, कुछ भी तब तक पता करो। ये कोलैटरल, इसको तो एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा इसी एग्रीमेंट के सर, हाँ, आप बताना क्या चाह रहे हो सर? वो एक्सप्लेन करोगे किस चीज में? क्या ये सब हो क्या रहा है सर? ये वाला किससे रिलेटेड है? हाँ। ये वाला, ये हाँ, ये मैंने बताया माइनर कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन नंबर 13 मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष वाले केस का मामला था, जिसमें प्राप्त संपत्ति को यदि मैं वापस से इसको दिलवाना चाहूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या था? वॉइड था, इसलिए संपत्ति को उसे वापस दिया जा सकता। पर अगर सर वो पैसे अगर खर्च कर रहे हैं ना तो भी दिलाए जा सकते हैं ना। यदि पैसे खर्च दिलवाए जाएंगे ना, तब तो फिर अपन माइनर की तो लायबिलिटी तय नहीं कर पाएंगे। ये तो लायबल ही नहीं है सर। पैसे मतलब पैसे आप तो क्या कह रहे सर हो? यूजेज में अगर उसने कुछ मतलब बुक्स वगैरह खरीदी है तो वो पैसे नहीं, वो यदि इसने उपयोग कर लिया पैसों का, मनी का, या फिर पैसे इसके पास में पड़े उसने उपयोग भी नहीं किया, तो भी अपन पैसा वापस नहीं दिला सकते, वस्तु वापस दिला सकते। सर तपन सर ने बोला था कि उसने जो यूजर अगर सही जगह किया है तो वो पैसे वो छोड़ के आप बाकी वो आप बात कर रहे हो सेक्शन नंबर 68 to 73 की तो बात नहीं कर रहे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की। नहीं सर, इसी केस की बात है सर। पैसों का भी वापस रिस्टोरेशन बताएगा। यदि इसने पैसे लिए तो उसको वापस दिलवाएंगे, इसको तो नहीं ना। यदि इसने पैसे लिए नहीं सर, माइनर ने अगर पैसे भी सही जगह यूज किए ना तो वो उनको छोड़कर जो बाकी जैसे मनोरंजन वगैरह पे खर्च किए तो वो वापस दिलवाने पड़ेंगे। वो फिर है ऐसा ना। मैं बताती हूँ, मैंने जो नेट पे देखा था ना केस, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेप्स में चला था, अपील 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 अपील, तो जो इसने प्रॉपर्टी के लिए तो वो लायबल है ही नहीं देने के लिए, प्रॉपर्टी तो देगा ही नहीं वो, ठीक है, माइनर। प्लस उसको जो पैसे मिले ना माइनर को, वो भी नहीं देगा। अगर वो उसने पैसे ऐसी जगह पे खर्च कर दिए, मतलब उसने बुक्स ला दी और पढ़ाई में डाल दी वगैरह, ऐसे जो अपन उसको उसकी कैसे नेसेसरी नीड्स, हाँ, उसमें लगा दिए, तो वो पैसे अब नहीं देगा। लेकिन अगर जैसे मनोरंजन वगैरह में, पिक्चर वगैरह देखने में, तो फिर ना मे भी वो लायबल हो सकता है।
तो यदि उसने ब्रेड वगैरह या फिर रोटी वोटी खरीद ली तो उसको तो नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज उसमें लिया जा सकता। लिया जा सकता और पर है ना, जब मतलब इस केस में तो उसको पैसे भी नहीं मिले थे और प्रॉपर्टी भी इसने नहीं दी थी। मतलब इसको माइनर को जो पैसे मिले ना उसने वापस उसको नहीं दिए थे, क्योंकि जब तक केस गया था ना लास्ट तक प्रीवी काउंसिल तक, तो जो केस जिसने प्रॉपर्टी ली थी ना, जो मेन था उसका पैसे देने वाला, फिर उसको क्या बोल सकते हैं, जो भी था वो, ठीक है, मोरी बीवी तो उसकी वाइफ थी। ठीक है। चलो एक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूँ आपको, बस उस स्टेटमेंट को देखिए। धर्मदास था और ये माइनर, हाँ, मोरी बीवी तो वाइफ, वाइफ है वो, तो इसकी वाइफ है जिसने प्रॉपर्टी ली है, ये है जिसका पैसा है। हाँ, सेंटेंस लिखा है, हिंदी में लिखा है। यदि कोई व्यक्ति, ऐसे लिखो जनरल सेंटेंस, यदि कोई व्यक्ति, ये अपन कह रहे हैं अवयस्क व्यक्ति के आदमी के बारे में, यदि कोई व्यक्ति, हाँ अवयस्क के बारे में लिख रहे हैं अपन, यदि कोई व्यक्ति अव्यस्कता में लिए गए ऋण का भुगतान, अव्यस्कता में मतलब वो क्या था तब, माइनर था, अव्यस्कता में लिए गए ऋण का भुगतान वयस्क होने के बाद कर देता है। मतलब वो क्या कर रहा है, उसने जब वो छोटा था तब उसने कुछ पैसे उधार लिए थे, जब वो बड़ा हो गया तो उसने वो पैसे उसको वापस से चुका दिया, तो वयस्क होने के बाद कर देता है। वापस सेंटेंस बोल रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति अव्यस्कता में लिए गए ऋण का भुगतान वयस्क होने पर कर देता है, वयस्क होने के बाद कर देता है, तो वह उसे वापस नहीं ले सकता है। ये भी बताइए। तो वह उसे वापस नहीं ले सकता है। जो दे रहा है वो वापस ले, हाँ, जो बड़ा हो गया वो उनसे वापस पैसों की मांग नहीं कर सकता है। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण यह है कि अवयस्क के साथ की गई संविदा शून्य है परंतु अवैध नहीं है। अवयस्क के साथ की गई संविदा शून्य है, अवैध नहीं है। शून्य का मतलब वॉइड है, अवैध का मतलब इलीगल है। इलीगल तो आप किसी भी फॉर्म में आप एनफोर्समेंट नहीं ला सकते। अब यदि उसने बड़े होकर उसको पैसे दे दिए और वो कहेंगे साहब आपने वो पैसे मेरे से वापस क्यों लिए, मैं तो देने का हकदार नहीं था, अब नहीं कर सकता। हाँ, मतलब माइनर देना चाहे तो दे सकते वो हैं। दे सकते हैं। चलो आगे समझ रहे बात, ये वाली बात समझ में आ गई। माइनर के साथ किया गया संविदा शून्य है, अवैध नहीं है, तो मतलब वापस से जो भुगतान करवाना चाहे तो कर सकते। ये वाली बात, ये जो मैंने कॉलेंडर वाली बात की, इसको अपन कल डिस्कस करेंगे ना, कि वाची के करार के साथ में जो सहभागी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अपन उसको कैसे एनफोर्समेंट में लाते हैं। अभी हमने कल छोड़ा था सेक्शन नंबर 36 तक, अब आगे आ जाओ सेक्शन नंबर 37। क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 37? संविदा के पास मेरा बैग दो मुझे जरा। अच्छा देखो, प्रस्ताव से चले
से स्वीकृति, करा, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति क्या बन गया? करा, वचन। वचन के साथ में यदि वचन बन जाता है, करा, ये दोनों क्या बन जाते हैं? करार। और करार के साथ में विधिक परिवर्तनीयता मिल जाती है परिवर्तन में, ये बन गया क्या? संविदा। कॉन्ट्रैक्ट। अब यदि दो पक्षकारों के बीच में जो एक पक्षकार ए है और एक पक्षकार बी है, इस प्रकार की संविदा का निर्माण हो चुका है, निर्माण हुआ है, अभी तक संविदा को प्रवर्तन में नहीं लाया, परफॉर्मेंस में नहीं ले गए, तो ऐसी संविदा का निर्माण होने के बाद में ए क्या कहेगा बी को कि साहब लो तुम्हारी तरफ से मेरे बीच में इस तरह का संविदा का निर्माण हुआ, अब आप अपना माल परिवर्तित करो और मैं अपनी तरफ से जो चाहे पैसा देना था, चाहे कुछ काम करने का, नहीं करने का था, वो पैसा देने की बात करता हूँ। तो जो आदमी कहता है कि साहब आप परिवर्तित करो और तो दूसरे आदमी उसको स्वीकार करने के लिए बाउंड है। अब यदि दूसरा आदमी उसको स्वीकार करने के लिए मना करता है तो एक पक्षकार के पास, चाहे वो पहला पक्षकार हो या दूसरा पक्षकार हो, कानूनी रूप से उस पर मुकदमा करने का अधिकार है। अब सवाल ये कि कौन परफॉर्म करने का कहेगा? सेक्शन नंबर 37 संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता क्या होगी? पक्षकार कौन कौन है? ए और बी। जिसने प्रपोज दिया वो भी है और जिसने एक्सेप्ट किया वो भी है। संविदा के पक्षकारों को या तो अपने अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्तावना करनी होगी, जब तक कि ऐसे पालन से इस अधिनियम के या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभिमुक्ति या माफी न दे दी गई हो। इसका क्या मतलब? अभिमुक्ति या माफी न दे दी गई हो, रिलीफ कर दिया उनको। किसी कॉन्ट्रैक्ट था उसको या तो उसकी जगह कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया या फिर कोई दूसरी बात कर ली, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बात तो थी मगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने की सिचुएशन रही नहीं है, मर गया, कोई आदमी मर गया। वचन उनके पालन के पूर्व वचनदाताओं की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे वचनदाताओं के प्रतिनिधियों को अवगत करते हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल कारण संविदा से प्रतीत नहीं हो। और दूसरा क्या लिखा? यदि इन दोनों में से कोई आदमी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के बाद में या तो ये मर जाता है तो ये पक्षकार मरता है तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और ये पक्षकार मरता है तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए बाउंड किया जा सकता है। मगर कब तक? जब तक कि संविदा संपत्ति के विषय वस्तु के बारे में है। मगर यदि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 3 दिन के बाद में बी एक पेंटर है, वो पेंटर मेरी तस्वीर बनाएगा जिसका मैं आपको 40,000 रुपए का भुगतान करूंगा, इससे पहले कि वो तीसरा दिन आता बी खत्म हो गया, तो बी और ए के पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कौन सा था? उनके पर्सनल नहीं, जिसको हम क्या कहेंगे? कौशल। कौशल का मतलब हो गया निपुणता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक कोई भी चीज जो उसके खुद के ऊपर ही डिपेंड करती है। कुशल अकुशल श्रमिक नहीं होते, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रेंड और क्या कहते हैं? कुशल, स्किल। स्किल। जब कोई भी संविदा किसी आदमी की स्किल पर निर्भर करे और वो आदमी की खत्म हो जाता है, अब उसके पक्षकार उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड नहीं होंगे। यही बात सेक्शन नंबर 37 में है। ये क्या इस अधिनियम के या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभिमुक्ति के लिए मतलब कैसे? हाँ, या तो इस लॉ के अनुसार देखो क्या होता है कि इन दोनों ने माल बेचने की बात की, फिर बाद में दोनों ने क्या कर दिया कि साहब नहीं ये वाला माल नहीं, मैं आपको दूसरा वाला माल बेचूंगा, उसका आप भुगतान कर देना। तो जैसे ही दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन आया तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? दोनों की सहमति से आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? लैप्स हो गया। या फिर इन दोनों ने खुद ने क्या किया? अभी अपन पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 61 to 67 में नोविएशन, विखंडन या अपनी तरफ से छूट ही दे देना कि साहब नहीं चलो कह रहे दो, और या फिर कोई अदर लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना वो अपने आप में एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, इसके सप्लीमेंट्री में बहुत सारे लॉज वो साथ साथ घूमते हैं, जैसे कि हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात की थी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करेंगे, जो भी अन्य कौन सा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट है, हालांकि उसी कॉन्ट्रैक्ट को अपन स्पेसिफाइड परफॉर्म करवाते हैं। तो क्या कह रहे हैं अपन? वचन कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होने के बाद एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रपोजल देगा कि आप अपनी तरफ से परफॉर्म करो, और यही पक्षकार बाउंड होंगे। यदि ये मर जाते हैं तो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव
और यदि एक में से मर जाता है और संविदा किस पर बैठती उनके स्केल पर, तब फिर वो बाउंड नहीं होंगे। इलस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ, साफ नॉर्मल इलस्ट्रेशन है। क 1000 रुपए का संदाय किए जाने पर ख को अमुक दिन माल खरीदन करने का वचन देता है। उन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस बना था, एक कॉन्ट्रैक्ट आया था कि साहब आप मेरे को 1000 रुपए दोगे तो मैं आपको माल दे दूंगा। क उस दिन से पहले मर जाता है। क के प्रतिनिधि ख को माल प्रदत्त करने के लिए आबद्ध है और क के प्रतिनिधियों को ख 1000 रुपए देने के लिए आबद्ध है। समझ गए? चाय की पत्ती का यदि चंपालाल मर जाता है और मेरे से 50 किलो चाय की पत्ती का एग्रीमेंट कर रखा है, तो क्या मैं उस एग्रीमेंट से उसके उनके बच्चों को बाउंड नहीं करूंगा? कैसा तुम्हारे पिताजी ने मेरे को कहा था 50,000 रुपए दे दो कि आप मुझे चाय की पत्ती दे दोगे, ठीक है? और यदि चंपालाल क्या था, पेंटर होता और वो मर जाते, तो क्या फिर उनके बच्चों को मैं बाउंड कर सकता? नहीं। यही कहानी सेकंड में लिख रखी है कि अमुक कीमत अमुक दिन ख के लिए एक पेंटिंग बनाने का वचन देता है, कि उस दिन से पहले मर जाता है। यह संविदा क के प्रतिनिधियों के द्वारा ख द्वारा परिवर्तित नहीं करवाई जा सकती। ठीक है, ये हो गया सेक्शन नंबर 37। 38 क्या कह रहा है साहब? पालन की प्रस्तावना प्रतिकृत करने से इनकार करने का प्रभाव। इसने कहा कि साहब तुम मेरे को माल दो, मैं आपको पेमेंट देने के लिए तैयार हूं। किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल हुआ था कि साहब 4 दिन के बाद में या 20 दिन के बाद में मैं बेच दूंगा, आप मेरे को 1 लाख रुपए एडवांस दे देना, बाकी में आप 3 लाख रुपए बाद में दे देना। वो आया 1 लाख रुपए देने के लिए, सब लोग 1 लाख रुपए, और आपने कह दिया आज की इस प्रॉपर्टी की कीमत इतनी नहीं है, जा तेरे जैसे कहीं देखे, तो क्या हो चुका है? पालन करने से मना कर पालन करने से मना किया है। अब मेरे पास में क्या अधिकार है? कोर्ट से उसको परफॉर्म करवा सकता हूं। ये कह रहा है क्या? जबकि किसी वचनदाता ने वचनग्रहीता से पालन की प्रस्तावना की और प्रस्तावना प्रतिग्रहीता नहीं की गई है, मतलब उसने क्या कर दिया है? एक्सेप्ट नहीं किया, मना कर दिया। हाँ। प्रस्तावना प्रतिग्रहित नहीं की है तो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो अच्छा देखो, मैंने आपको कहा था कि साहब आप मेरे को सामान बेचेंगे और मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। मैं आपके पास गया कि साहब ये पकड़ो 10,000 रुपए, आप सामान दो। आपने कहा मैं सामान तो नहीं दूंगा, तो फिर अपन क्या 10,000 रुपए देंगे? ये लिखा है कि यदि आप मना कर देते हो तो फिर मैं भी उसको अपालन के लिए लायबल नहीं रहूंगा, ऐसा कर रहा है ये। प्रस्तावना प्रतिग्रहित नहीं की गई है तो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और न तदत द्वारा वह संविदा के अधीन के अपने अधिकारों को खो देता है। मैं पालन भी नहीं करूंगा और संविदा के अधिकारों को मैं मुझसे उन राइट्स को डिप्राइव भी नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि मैं कोर्ट से एनफोर्स करवा सकता हूं। ऐसा हर प्रस्तावना को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। इस आप प्रपोजल क्या हो? अच्छा, आपको आपका एक प्रपोजल है, कौन सी प्रस्तावना है? वो जो ये जो प्रस्तावना दी थी जिसको आपने स्वीकार किया था उसको परफॉर्म करवाने की प्रपोजल है, समझ रहे हैं? उसको बोल रहा है कि भैया परफॉर्म कर तू, आप परफॉर्म करो, ये प्रस्तावना, ठीक है ना? तो अब ये प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए? विदाउट कंडीशन होनी चाहिए। उसे उचित समय और स्थान, देखो यदि कोई काम करने के बारे में है तो पॉइंट नंबर 2, और कोई सामान को डिलीवर करने के बारे में तो पॉइंट नंबर 3। काम करने के बारे में तो समय और स्थान मुझे बताना पड़ेगा कि आप इस समय में या फिर इस जगह पर काम करें। पॉइंट नंबर 3, यदि वचन प्रतिक्रिया की कोई चीज परिवर्तित करने के बारे में हो तो मुझे उसे स्थान बताना पड़ेगा, युक्तियुक्त अवसर देना पड़ेगा कि आप ये सामान इस जगह परिवर्तित करेंगे। समझ गए? सेक्शन नंबर 38 बताओ। 3 में स्थान का है सर? नहीं, चीज चीज किसी चीज को प्रकट करने के बारे में तो युक्तियुक्त अवसर देना पड़ेगा, उसे मौका देना पड़ेगा। तो वो कहे कि सर हाँ मैं आपको चीज देने के लिए तैयार हूँ, अपनी 2-4 दिन को स्टॉक में नहीं है। हाँ, वो कहते स्टॉक में नहीं है सर, मुझे 2 दिन की इजाजत दो, मैं स्टॉक में व्यवस्था करके आपके लिए करता हूँ। तो युक्ति रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हमको से देंगे, ठीक है? 38 खत्म। 39 क्या कह रहे साहब? वचन का पूर्णतः पालन करने से पक्षकार के इनकार का प्रभाव। क्या हुआ है? ए ने कहा कि साहब ये लो पैसे, आप सामान खरीदो करो, और बी ने क्या कहा कि साहब कोई सामान है, कोई और है, मैं तो आपको सामान का परिधान नहीं करूंगा। ये जैसे ही मना करता है तो इसके पास ए के पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। पहला ऑप्शन क्या है?
हाथों हाथ क्या करते हैं कि साहब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करवाने का आदेश देते हैं कि साहब ठीक है आप नहीं देंगे, मैं भी अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता हूँ, ना तो आप प्रवर्तन करवाओ ना मुझे का प्रवर्तन करवाओ। या और जो नुकसान हुआ है उसकी मांग करने का हकदार होगा अभी सेक्शन नंबर 38 में जो पढ़ा है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि साहब ऐसे प्रपोजल को परफॉर्म करने की बात कही गई थी 30 तारीख तक, मगर आज कितनी तारीख हुई है? 20 तारीख की हुई है। तो इसके पास है दूसरा ऑप्शन है कि वो कितनी तारीख तक इंतजार करे? क्या पता 30 तारीख तक ये परफॉर्म कर दे। वापस बने सेक्शन नंबर 39 क्या कह रहा है? जब एक पक्षकार के द्वारा, संविदा के एक पक्षकार के द्वारा प्रपोजल दिया गया है कि आप इस काम को परफॉर्मेंस में लाओ और सामने वाले व्यक्ति ने इमीडिएट एंड आफ्टर मना कर दिया कि साहब मैं इसको काम में नहीं लाऊंगा या मैं अपनी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है? या तो मैं संविदा को ब्रीच कर दूं या फिर सेकंड ऑप्शन जब तक कि उस चीज को डिलीवर किए जाने के लिए जो समय दे रखा था उसका अंत नहीं हुआ है तब तक मैं वेट कर लूं, क्या पता आप तब तक के लिए दे दो। इसी को अपन कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 39 एंटीसिपेटरी, बीच में कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर 38 और 39 में मेजर डिफरेंस क्या है? 38 में लिखा कि यदि वो परफॉर्मेंस करवाने के लिए बात कहता है तो उसमें किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं होगी, जगह बतानी पड़ेगी और यदि कोई चीज को डिलीवर करवाने की बात है तो युक्ति को अपॉर्चुनिटी देनी मतलब पड़ेगी। ये मना इसमें भी कर रहा है, मना इसमें भी कर रहा है। सेक्शन नंबर 38 में मना नहीं कर रहा है। सेक्शन नंबर 38 में प्रतिकृत करने से इनकार का प्रभाव करे नहीं, इफेक्ट क्या रहेगा ये जरूर बताया उसने कि उसका अधिकार नहीं होगा, अब वो भी उसको पालन नहीं कर पाएगा, ये लिखा सेक्शन नंबर 38 में। 39 में लिखा यदि वो एकदम ही इनकार कर दे तब इसके पास में क्या इफेक्ट है? या तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और या फिर तब तक ये वेट करें। इसको अपन करें एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लिख क्या रहा है? जबकि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया या ऐसा पालन करने के लिए अपने को निर्योग्य बना लिया, तब वचनकर्ता संविदा का अंत कर सकेगा यदि उसने उसको चालू रखने की शब्दों के द्वारा या आचरण के द्वारा अपनी उपपत्ति संज्ञापित नहीं की हो। या तो मना कर सकता है और या फिर चालू रखने। व्यवहार से होता है कि साहब मैं उसको मना तो नहीं कर रहा पर थोड़ा टाइम दे देना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत आसान से इलस्ट्रेशन है, पहला और दूसरा करो। एक गायिका एक नाट्य प्रेम में क्या बंद कर रही है साहब? नानी भी पढ़ो जरा। एक गायिका क एक नाट्यगृह के प्रबंधक ख से अगले 2 मास के दौरान प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है। क्या हुआ है? एक गाना गाया जाने के लिए प्लेटफॉर्म है, उसमें उसने महिला को हायर किया है ये कहते हुए कि आप अगले 2 महीने में हर सप्ताह 2 रातें मेरे यहाँ पे या फिर 2 दिन मेरा यहाँ पर गाना गाएंगे, ठीक है? और ख उसे हर रात गाने के लिए 100 रुपए देने का वचनबद्ध करता है। जिस रात को वो गाएगी उस दिन वो क्या देंगे आपको? 100 रुपए। छठी रात को क नाट्यगृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। क्या कर दिया उसने? सेक्शन नंबर 39 वाली बात आचरण से बता दिया है। नहीं, अपने आप को परफॉर्म करने के लिए एब्सोल्यूट मना कर दिया, ठीक है? संविदा का अंत करने के लिए स्वतंत्र है। ए के पास गया तो ऑप्शन है कि वो क्या कर दे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे। दूसरा नंबर पॉइंट, एक गायिका क एक नाट्यगृह के प्रबंधक ख से अगले 2 मास के दौरान में प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे प्रति रात के लिए 100 रुपए की दर से संदाय करने का वचनबद्ध करता है। ये सेम वही की बात हो गई। क्या हुआ है ऋतिक? एक महिला से बात की है एक थिएटर के मालिक ने कि अगले 2 सप्ताह लगातार मेरे थिएटर में 2 रात गाना गाएंगे, ठीक है? और उसने जानबूझ करके मना कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन हमने पढ़ा कि वो स्वतंत्र है, चाहे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है। आगे ख की अनुमति से क 7वीं रात को गाती है। क्या हुआ है? वो उसने क्या लिखा था? यदि वो अपनी उपमति या सहमति दे देता है तब तक के लिए उसकी सहमति से गा रहा है। क ने संविदा जारी रहने के लिए अपनी उपमति संज्ञापित कर दी है और अब वह उसका अंत नहीं कर सकता। यदि उसने अपनी तरफ से उसको
परमिशन दे दी कि आप अगली रात को परफॉर्म कर देना, तो अब उससे ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये वाला उससे छीन लिया जाएगा। अब वो उसको क्या नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता। किंतु छठी रात को क के न गाने से उठाए गए नुकसान के लिए वो प्रतिकर का हकदार है। क्या होगा कि साहब एक रात को आपने नहीं गाया, उससे जो मुझे नुकसान हुआ है उसको आप मुझे रिस्टोर करो, इतनी सी बात है। सर ये तो एक टाइम के लिए है ना सर? सेक्शन नंबर 39 नहीं, ये सेकंड वाला इलस्ट्रेशन। हाँ, वो जो नुकसान है ना वो केवल एक रात का। प्रतिकर किसको नहीं सर, ये है ना कि वो बाद में अंत नहीं कर सकता, वो वाला ऑप्शन। अगर वो बाद में भी अगर वो एब्सेंट होने का बोलती है तो फिर वो बाद में भी तो अंत कर सकता है। अगले दिन वापस एब्सेंट रही तो फिर उस दिन वापस 39 चालू हो जाएगा। अब उसके पास वापस ऑप्शन है कि वो चाहे तो ब्रीच कर सकता है, वो चाहे तो अपनी सहमति दे देगा आगे चलने को। हाँ, जैनब का क्वेश्चन है कि साहब अब वचनकर्ता किसे बोलेगी, ये क्वेश्चन है। हो गया, समझ में आ गया। सेक्शन नंबर 39 एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताना है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के एक पक्षकार के द्वारा ये प्रपोजल दिए जाने पर कि हम दोनों के बीच में किए गए वचन को परफॉर्म करो, और दूसरे वाले आदमी ने अपनी तरफ से परफॉर्म को एब्सोल्यूट मना कर दिया, तो फर्स्ट पार्टी के पास में ये ऑप्शन है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर तब तक के लिए वेट कर सकता है जब तक कि उस समय का अंत नहीं होगा। और यदि उसने अपनी तरफ से परमिशन दे दी और अगले टाइम पे या उसने डिलीवर कर दिया, तो वो प्राप्त करने का हकदार है, मगर उसे जो कुछ नुकसान हुआ है उस नुकसान की भी भरपाई करने का हकदार है। वेट वाली बात कहाँ निकली? किसकी वेट आप कह रहे हो ना, वेट कर सकते हैं, वेट वाली चीज सेक्शन नंबर 39 में वेट की बात की है ना। वैसे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात की है कि यदि उसने सहमति दे दी, कब तक के लिए, अच्छा कब तक के लिए सहमति रहेगी वो, क्या अगले 2 मास के लिए या फिर 2 मास के लिए? सिर्फ 2 मास, मतलब अगले 2 मास में नहीं, जितना टाइम वो पहले गा कॉन्ट्रैक्ट चुके में हैं, जितना कॉन्ट्रैक्ट होता था बस वही वाला समय तक के लिए। सेक्शन नंबर 40 37, 38 और 39 में देखा हम लोगों ने, एक आदमी प्रपोजल दे रहा है, दूसरा आदमी एक्सेप्ट करेगा, ये तो उनके कर्तव्य दायित्व है। 38 में कहा प्रपोजल देता है तो प्रपोजल नॉन कंडीशनल होगा, किसी भी तरह का यदि समय नहीं, यदि किसी काम को बताने का है तो उसको यूट्यूब अवसर दिया जाएगा, और यदि उसे चीज डिलीवर करनी है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेक्शन नंबर 39 ने बताया उसी प्रपोजल को एक आदमी ने मना कर दिया, तो इसके पास में 2 ऑप्शन है, या तो इमीडिएट एंड आफ्टर उसको ब्रीच कर सकता है और अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। दूसरा क्या ऑप्शन है, वापस से यदि अपनी सहमति दे दे तब फिर केवल उसी रात में होने वाले नुकसान को भरपाई करने के लिए। सर ये नुकसान वाली बात कहाँ लिखी? बताओ क्या इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन में तो लिखी हुई है, पर सेक्शन में क्या लिखी हुई है? हाँ, एक मिनट। एक इलस्ट्रेशन खुशबू मैंने इसको इंटरलिंक कर रहा था, आपको बताया तो एक तो पहले वाला सेक्शन 75 में इलस्ट्रेशन हाँ, बी वाला कराया सेक्शन 65 का सी और 65 का सी और एक बार सबसे पहले 75 पे आ जाओ, सेक्शन 75 पे उसका इलस्ट्रेशन। 65 का सी। किताबें वास्तव में बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। वो मेरा वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, जो मैंने उस पर पढ़ा है, कानून प्रकाशक का, उसमें मैंने बहुत सारी बातें मेंशन की जिस पर अमेंडिंग मेंशन की। ये तो पता है, इसको कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पहले मैं पढ़ रहा हूँ 75 का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। 75 क्या कह रहा है, संविदा का अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार होगा। ये कौन सी बात आई है, सेक्शन नंबर 39 में फर्स्ट ऑप्शन की बात आई है, जिसमें एक पक्षकार ने अपनी तरफ से मना किया तो दूसरा पक्षकार उसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए सक्षम होगा। ये कहानी थी, अभी पढ़ा ना फिर आपने सेक्शन 39 में, यही तो पढ़ा। अब उसको यदि वो अधिकार पूर्वक खत्म करता है तो उसके बारे में क्या कहानी लिखी हुई, पढ़ो तो जनरल 75 का इलस्ट्रेशन, सेम इलस्ट्रेशन है वही। हाँ, एक गायिका का एक नाट्यगृह के प्रबंधक ख से अगले 2 मास में प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा बनती है, और ख उसे हर रात के गाने के लिए 100 रुपए देने के लिए वचनबद्ध होता है। ठीक है, वही कहानी चल रही है दीपक, ठीक है। छठी रात को क उस नाट्यगृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है और परिणाम स्वरूप ख उस संविदा को विखंडित कर देता है। सेक्शन नंबर 39 से निकलकर यहाँ अगली बात, वो स्वतंत्र है पर उसको ब्रीच करने के लिए। हाँ, ख उस नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा करने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पूरा न किए जाने से उठाया।
ठीक है, हो गया। कहां पर दावा करने का हकदार है? सेक्शन 39 को 75 के फर्स्ट इलस्ट्रेशन से लिंक करना है। दूसरा कुछ भी रोल कौन सा इलस्ट्रेशन का? 65 का सी। सेक्शन नंबर 65 कहता है अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना। शून्य की अवधि को संविदा की अधीन जो जिसने फायदा उठाया उसका क्या? पढ़ो। सी नलिनी। एक गायिका क एक नाट्यगृह प्रबंधक ख से अगले 2 मास में प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है आगे वही बात, ठीक है। और ख उसे हर रात गाने के लिए 100 रुपए देने के लिए वचनबद्ध करता है। छठी रात को क उस नाट्यगृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है और परिणाम स्वरूप ख उस संविदा को विखंडित कर देता है। ख को उन 5 रातों के लिए जिसमें क ने गाया था उसे संदाय करना होगा। समझ गए? देखो एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसने अपनी तरफ से 5 दिन काम किया, अगले 2 दिन के लिए उसने मना कर दिया, तो इन 5 दिन काम करने का लाभ उठाने की ये हकदार है, और इन 2 दिन काम नहीं करने पर हुए नुकसान का लाभ उठाने के लिए ये हकदार है, दोनों अपनी अपनी तरफ से। ठीक है, सही चल रहा है ऋतिक? आगे चलो। डी संगीत समारोह में आते हैं। हाँ, डी भी पढ़ो। क एक संगीत समारोह में 1000 रुपए पर जो अग्रिम दिए जाते हैं एडवांस दिए गए हैं। ख के लिए गाने की संविदा करती है। क इतनी ऋण है कि गा नहीं सकती। क उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने को आबद्ध नहीं है जो ख को होते यदि क गा सकती, किंतु उसे अग्रिम दिए गए 1000 रुपए ख को लौटाने होंगे। अब इसमें उसकी लाइबिलिटी उसको नुकसान की तरफ क्यों नहीं गई है? किसको फायदा? पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसने वो वो तो जानबूझ परफॉर्म के करना से चाहती है। मना नहीं कर रही। अब वो बीमार पॉसिबल नहीं है, और अभी क्या कहा था कि यदि पॉसिबल नहीं है तो फिर अपन उसका परफॉर्म नहीं करवा सकते। सेक्शन 40 वो आदमी कौन होगा साहब जो, अच्छा सेक्शन नंबर 40, 41, 42, 43, 44, 45 5 आदमी हैं जिनके बारे में लिखा है कि कौन कौन लोग होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकेंगे या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस में आ सकेंगे। बहुत आसान सी बात है, छोटी बड़ी। 40 क्या कह रहा है? जिसे वचन का पालन करना होगा। हाँ, यदि मामले की प्रकृति से यह प्रतीत होता है कि किसी संविदा के पक्षकारों का आशय था कि उनसे अंतर्विष्ट किसी वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए, तो ऐसे वचन का पालन वचनदाता को ही करना होगा। इलस्ट्रेशन, क को एक धनराशि देने का वचन क देता है। क इस वचन का पालन ख को वह धन स्वयं देकर या उसे किसी बोर्ड के द्वारा दिलवाकर कर सकेगा। ठीक है, और यदि संदाय के लिए नियत समय से पूर्व क भर जाए तो उसके प्रतिनिधियों को वचन का पालन करना होगा और उसके पालन के लिए किसी उचित व्यक्ति को नियोजित करना होगा। हो गया? पालन करने के लिए कौन होगा? वो व्यक्ति जो मामले का पक्षकार है या जिससे मामले को परफॉर्मेंस में लाने की बात कही गई है। 41 अन्य व्यक्ति के पालन प्रतिग्रहण करने का प्रभाव, जबकि वचनकर्ता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिबद्ध नहीं करा सकेगा। क्या मतलब हुआ कि मैंने दीपक से 50,000 रुपए लिए और मैंने दीपक को वापस 50,000 रुपए देने हैं, और इन बिटवीन में जीतू से भी 50,000 रुपए मांगता था। नहीं, जीतू मुझसे 50,000, सॉरी मैं जीतू से 50,000 रुपए मांगता था। तो मैंने जीतू को कहा क्या जीतू 50,000 रुपए तुम मुझे ही दोगे, एक काम करो ना, तुम किसको दे दो? दीपक को दे दो। और आपने इसके लेने से हाँ भर लिया, क्या अब आप मुझसे भी 50,000 रुपए मांगोगे? नहीं। यही है सेक्शन नंबर 41 की बात। यदि आपने किसी दूसरे आदमी से प्रतिग्रहण को परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया तो आप उसको वापस पालन नहीं करवाओगे। थर्ड, संयुक्त दायित्व का न्यायगमन। कैसे होता है सब संयुक्त दायित्व का न्यायगमन? तो सर इसमें ये मैं जैसे इसको दे नहीं रहा हूँ तो ये आपके खिलाफ दावा कर सकता है या मेरे खिलाफ करेगा? ये आपके खिलाफ नहीं, आप मेरे कहने से दे रहे हो ना। या तो ये हो कि मैं खुद परफॉर्म करूं, या फिर क्या हो मैं किसी दूसरे आदमी से परफॉर्म करवा सकूं। आपने इसको दे दिए तो मतलब आपको मुझे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इसको दे दिए तो दीपक को मुझसे मांगने की जरूरत नहीं। आपने बोल दिया कि इससे लेना, इसने स्वीकार भी कर दिया। हाँ, अब मैं इसको दे भी नहीं रहा हूँ। अच्छा अब नहीं दे रहे, ठीक है। हाँ, तब? तो अब क्या हुआ है? अब बताइए। आप पे ही होगा आप ना। पे- कॉन्ट्रैक्ट तो आपके साथ याद है। रखना, जीतू इस कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार नहीं है। तो आपके खिलाफ दावा नहीं हो सकेगा, दावा मेरे खिलाफ ही करेगा। और यदि आपने मेरे कहने से इनको दे दिए तो ना तो आप मुझसे मांग सकोगे, नहीं ना तो मैं आपसे मांग सकूंगा, ना दीपक मुझसे मांग। 41 नहीं 42, जबकि 2 या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया 2 या अधिक व्यक्तियों का मतलब क्या हुआ है? जीतू और दीपक दोनों ने मिलकर मुझे कहा कि हम दोनों मिलकर आपको 50,000 रुपए दे देंगे। ठीक है,
तब यदि तक प्रतिकूल आशय संहिता से प्रतीत न हो तब यह वचन ऐसे सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवनों के दौरान में और उनमें से किसी एक की मृत्यु होने के पश्चात उसके प्रति एक नॉर्मल सी बात नहीं है कि यदि दो या दो से अधिक जनों ने मिलकर किसी काम को करने की बात की है तो या तो वो सभी जने मिलकर करेंगे, एक मर जाता है तो एक की डेथ होगी तो फिर उसकी जगह उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, जाहिर सी बात है। और दोनों मर गए तो दोनों के लिए दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव तैयारी से संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकेगा। क्या मतलब हुआ कि मुझे 3 या 3 से ज्यादा आदमी ने कोई काम करने की बात कही तो मैं किसे किसे विवश कर सकता हूँ, किसी को भी विवश किया जा सकता है सेक्शन नंबर 43। जबकि 2 या अधिक व्यक्ति कोई संयुक्त वचन दे तब तक प्रतिकूल अभिव्यक्त करार के अभाव में वचन ग्रहीता ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक को समग्र वचन के पालन के लिए विवश कर सकेगा। हर एक वचनदाता अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा। ठीक है, अभिदाय में व्यतिक्रम से हानि में अंश का बंटना, इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेना साहब। इलस्ट्रेशन नंबर 2nd पढ़ रहा हूं मैं। भाई यदि घाटा होता है तो फिर वो सबके पाते आएगा, नफा होता है तो सबके पाते आएगा। वही बात जैसे कि अपन ने उसमें पढ़ी थी जब अपन मॉर्गेज कर रहे थे, 1 लाख रुपए का भुगतान नहीं दे रहा था तो फिर 3 आदमियों की जो प्रॉपर्टी थी 50,000, 25,000, 25,000, 10,000 रुपए का मॉर्गेज था तो कितने रुपए की लायबल हो गई थी? 2:1 उसके अनुपात में। सेम यही बात है इलस्ट्रेशन नंबर बी। क, ख और ग 3,000 रुपए डी को देने का संयुक्त वचन दे रहे हैं। 3 आदमियों ने मिलकर एक आदमी को 3,000 रुपए देने की बात कही। ग पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है। क दिवालिया है किंतु उसकी आस्तियां उसके ऋणों के अर्धांग के चुकाने के लिए पर्याप्त है। क्या मतलब हुआ? एक तो हो गया है क दिवालिया हो गया है, मगर दिवालिया इस कदर नहीं हुआ कि वो बिल्कुल भी रुपया नहीं चुका सकता है। कितना रुपया चुका सकता है? आधा। ठीक है, चुकाने के लिए पर्याप्त है। क की संपदा से 500 रुपए और ख की संपदा से 1250 रुपए पाने का गैर हकदार होगा। देखो गए ने क्या किया, 3,000 रुपए उसको दे दिए विवश कर, उसको परफॉर्म करवाया था तो गए ने 3,000 रुपए दे दिए। इन 3,000 रुपए में से 1,000 रुपए किसके थे? गए के खुद के। अब कितने 1,000 रुपए बचे? 2,000 रुपए। इन 2,000 रुपए में से क, ख और ग 3,000 रुपए डी को देने के लिए थे। ग पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है। ग दिवालिया हो गया है किंतु उसके आस्ते उसके ऋणों के लिए अर्धांग को चुकाने के लिए पर्याप्त है। ग की संपदा से 500 रुपए और ख से 1250 रुपए पाने का हकदार होगा। ठीक है ना? कैसे हुआ? ये दोनों उसके दोनों 500 रुपए के हाफ ये दोनों दे रहे हैं। वेरी गुड, वापस समझे। 3 आदमी है, ए, बी और सी। इन तीनों ने कहा कि हम तीनों मिलकर आपको 3,000 रुपए दे देंगे। ये 3,000 रुपए किसको देंगे? ये 3,000 रुपए डी को। हुआ क्या कि ए का 500 ए का क्या लिखा है उसने? दिवाले हो गए। ये दिवाले गए तो दिवाले हो गया किंतु उसके आस्ते उसके ऋणों के अर्धांग को चुकाने के लिए पर्याप्त है। मतलब दिवाले हो गया तो भी 500 पहले हुआ क्या, सी ने ना इसको दे दिए 3,000 रुपए। ये 3,000 रुपए। अब इस 3,000 रुपए में से सी के खुद के कितने हजार थे? 1,000। तो अब सी इन दोनों से कितने हजार की मांग करेगा? 2,000। एक मतलब दोनों से मिला के 1,000 इसका 1,000 1,000 इसका 1,000 इसका। मतलब कि सी के पास में, हाँ सी के पास 2,000 रुपए आने बाकी है। ए के जो 1,000 रुपए की वो थी ना, उसमें से वो पैसा चुकाने में सक्षम ही नहीं है। वो केवल कितने रुपए को चुका सकता है? 500 रुपए का। तो ये 500 रुपए तो ले लिए इससे, ये बच गए नहीं, ये ले लिए इससे 500 रुपए। तो अब कितने रुपए बचे हैं? 1500। इस 1500 में से 500 रुपए का ये जो घाटा हुआ ना, ये 500 बी और सी के में बी और सी में बढ़ जाएगा। 500 रुपए का घाटा और ये 1250 रुपए। मतलब ये जो 250 रुपए है वो बी ने ए के ज्यादा दिए हैं, मतलब 500 रुपए जो गए ना घाटे के, उसमें से उसके ज्यादा गए और 1,000 रुपए इससे खुद के दे दिए। इस तरह से सी के पास में कितने रुपए आ गए टोटल? 1,000 रुपए उसका खुद का प्लस 1,250 रुपए दिया। तो उसने 3,000 है पर आया उसके पास केवल 2,250 रुपए। 250 रुपए का दोनों ने अपना अपना चुना। समझ गए? ठीक है, आगे चलो। इलस्ट्रेशन पूछा हुआ है इसलिए मैंने बताया।
तो संयुक्त वचनदाताओं की स्थिति में किसे बाउंड किया जा सकता है? या तो तीनों किसी को को, तीनों या को, तीनों में से किसी को भी। पर उसकी लायबिलिटी कैसे होगी? सभी की संयुक्त लायबिलिटी होगी। संयुक्त, अब सेक्शन नंबर 44, संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव। 4 आदमियों ने पैसे देने की बात की और एक ने कहा कि चलो यार इसके पैसे रहने दो, मैं नहीं लूंगा। तो अब कौन कौन देगा? 3। क्या तीनों ही निर्मुक्त हो जाएंगे? चारों निर्मुक्त हो जाएंगे? तो एक की निर्मुक्ति केवल एक को ही निर्मुक्त करेगा, बाकी सबको नहीं करेगा। सेक्शन 44, जहां की 2 या अधिक व्यक्तियों ने एक संयुक्त वचन दिया है, वहां वचनग्रहीता के द्वारा ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं को उन्मोचित नहीं करती है, और न ही वह ऐसे निर्मुक्त संयुक्त वचनदाताओं को अन्य संयुक्त वचनदाताओं या संयुक्त वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व से निर्मुक्त करती है। अच्छा, ये कौन सा वचन है? अगर ये उस संविदा का वचन है जिस संविदा एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, जिसमें प्रस्ताव करने वाले आदमी 3 थे और स्वीकृति करने वाला आदमी 1 था। अब उसी को तो परफॉर्म करवाना है। हम लोग कर क्या रहे? जो संविदा एग्जिस्टेंस में आई है उसको फॉरवर्ड करवाने की बात कर रहे हैं। इसने जो एक्सेप्ट किया था, या फिर एक आदमी ने प्रस्ताव दिया, 3 आदमी ने एक्सेप्ट किए थे। मान लो एक आदमी ने प्रस्ताव दिया, 3 आदमी ने एक्सेप्ट किया, वचन तो हो गया। अब इसी आदमी ने कहा जाकर कि साहब वो तुम्हारे वचन का पालन करो, आपने मुझे कहा था 3000 रुपए दो, और एक कह देता है कि साहब नहीं मैं इस एक आदमी से मत दिलाओ, मुझे तो तुम 2 जने ही मिलके दे दो। तो वो केवल एक आदमी की निर्मुक्ति होगी, तीनों की निर्मुक्ति नहीं होगी। ऐसी कहानी की सेक्शन 44 में। सेक्शन 43 ने क्या कहा कि इन तीनों में से यदि एक आदमी ने पूरे के पूरे 3000 रुपए इसको दे दिए, तो फिर 2 की क्या क्या लायबिलिटी रहेगी? उसी प्रोपोर्शन में रहेगी जितना घाटा नफा नुकसान होगा। ठीक है, छोटी सी बात है। 3000 है तो उसमें तो 1000 छोड़ के तो दोनों 2000 ही देंगे ना सर, एक वो सेक्शन 44 की बात थी। अभी जो मैंने बात की वो सेक्शन 43 की बात की। 44 वाली में तो यही लिखा है, एक जने को छोड़ दोगे तो 2 जने तो 1000 रुपए दे देंगे, किसी की भी निर्मुक्ति। मैं सवाल क्यों बता रहा हूँ? अब कौन सा वचन है? वचन वो है जो संविदा के रूप में एग्जिस्टेंस में आ चुका है, उसको परफॉर्म करने की बात चल रही है। संविदा का निर्माण हो गया, कैसे हुआ? एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस का निर्माण कैसे हुआ था? प्रस्ताव एक प्रस्ताव था, उसको स्वीकृत। वो प्रस्ताव क्या था कि साहब मैं आपको 4000 रुपए दूंगा, तुम मुझे मोबाइल दोगे, या फिर तुम मुझे मोबाइल दोगे तो मैं तुम्हें 4000 दूंगा। वो जो संविदा बनी है उसको परफॉर्म करवाने की बात चल रही है। ये हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि कौन व्यक्ति होंगे जो उस संविदा का जिनका निर्माण किया गया था उसको परफॉर्म करवाएं। जैसे एक आदमी से मैंने बात की, साहब तुम तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझे बेच देना, 4 लाख रुपए में 1 लाख रुपए की एडवांस ले लो, और प्रॉपर्टी कब दोगे आप मेरे को? 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद दे देना। जब मैं 10 दिन के बाद में गया, वो आदमी खत्म हो गया, मर गया या फिर कुछ भी हो गया, और वो प्रॉपर्टी किन को गई है? उसके बच्चों को चली गई, रिप्रेजेंटेटिव को चली गई। मैंने 1 लाख रुपए उसके पापा को दिए थे, अभी मेरा क्या अधिकार है कि मैं उसके बच्चों को जाकर कहूं कि तुम ये प्रॉपर्टी खाली करो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैं तुमसे खरीद चुका हूँ, 3 लाख रुपए देने बाकी थे, ये पकड़ो तुम्हारे 3 लाख। तो अब ये मैंने कौन सा प्रस्ताव दिया है? संविदा पूरी करें। वो जो संविदा को प्रवर्तन में, संविदा को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जिस वचन को दिया गया था, उसी वचन को एनफोर्समेंट में लाने की बात कह रहा हूँ कि साहब लोग ये तुम्हारे 1000 रुपए ये मेरे को वापस दो, क्योंकि हम दोनों के बीच में किसका निर्माण हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो रहा है। ये वो बात है। लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 45, संयुक्त अधिकारों का न्याय गमन। दायित्व था इसमें, अधिकार है। 44 में तो था साहब दायित्व, 42 में था दायित्व, 42 जस्ट अभी भी बड़ा पढ़ना है। किस किस का दायित्व होगा? उत्तरजीवियों का, या तो उन व्यक्तियों का या उनके उत्तरजीवियों का। सेक्शन नंबर 45 में संयुक्त अधिकार का न्याय गमन, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, अधिकार जो संयुक्त रूप से गमन होगा उसके बारे में क्या है? जबकि किसी व्यक्ति ने 2 या अधिक व्यक्तियों को संयुक्त वचन दिया, तब यदि संविदा के तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो तो उसके पालन के लिए दावा करने का अधिकार, क्या? उसके परिवर्तन का दावा करने का अधिकार। जहां तक कि उसका और उनका संबंध है, उनके संयुक्त जीवनों के दौरान उनकी और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात ऐसे मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्तता और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात उन सबके प्रतिनिधियों के संयुक्त। नॉर्मल सी बात कही है, वो दायित्व की बात है और ये अधिकार की बात है।
यदि 3 आदमियों के साथ में परफॉर्म करने की बात की है और वो आदमी मर गया, तो इन तीनों आदमियों का अधिकार है उस आदमी के विरुद्ध दावा दर्ज किए जाने के लिए और उस संहिता को प्रवर्तन किए जाने के लिए। खत्म सेक्शन नंबर 45 वचन पालन के लिए। कल देखे अपन इसको, हाँ सर। क्वेश्चन कितने कितने सॉल्व किया